उत्तर प्रदेश की पुलिस में तैनात एक सिपाही होता है। वो जब तक अपने गांव आया करता था ड्यूटी से, तो उसकी पत्नी थोड़ी उदास हो जाया करती थी, परेशान हो जाया करती थी। और जब वो वापस चला जाता था अपने ड्यूटी पर, तो उसकी पत्नी खुश हो जाया करती थी और एकदम से नॉर्मल व्यवहार करने लगती थी। जब इस बात का कई बार हो चुका, तो घर वाले की तरफ से सूचना मिलती है कि बेटा, जब तुम आते हो तो पत्नी उदास हो जाती है और जब चले जाते हो तो खुश हो जाती है। अब ये बात सुनने के बाद जो सिपाही था वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि मेरे आने से मेरी पत्नी तो परेशान हो जाती है और चला जाता हूँ तो खुश हो जाती है। सिपाही ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और दिमाग लगाया और अपनी पत्नी का जो उसका फ़ोन था उसकी डिटेल निकलवाई। उस डिटेल को निकलवाने के बाद पता चलता है कि पत्नी किसी से बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। पत्नी से जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि उसका किसी के साथ अवैध संबंध था, पुराना रिश्ता था और बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब सिपाही ने साफ साफ बोल दिया कि हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो ये तो तुम मुझे चुनो या फिर अपने प्रेमी को चुन लो। अगर तुम अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ आना चाहती हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक के साथ रहो और ईमानदारी से के साथ रहो। पत्नी ने फैसला किया और जैसे ही पत्नी फैसला लेती है तो उसके कुछ दिनों के बाद 2 कत्ल हो जाते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप से। और जब कत्ल होते हैं तो इस बात की गूंज इसलिए फैल जाती है क्योंकि धरना प्रदर्शन होता है। मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है, जो सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास एक जगह लगती है कंकोरी, और कंकोरी के पास एक जगह है नादवा। नादवा पुल के पास असल में 2 लाशें पड़ी हुई थी। एक राहगीर गुजारा हुआ था, वो जा रहा था और राहगीर को ऐसा लगता था जैसे 2 शराबी शराब पी के पड़े हुए हैं। और ये बात है 21 मार्च 2025 की रात, लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। राहगीर ने जब पास में जाकर देखा तो उसकी चीखें निकल जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है ताकि आसपास कोई उसकी आवाज़ पहुंच सके, लोग मौके पर आ जाए, क्योंकि 2 व्यक्तियों की जो लाश पड़ी हुई थी वो खून से लथपथ पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया था, काटा गया था। और जब आसपास के लोग सूचना पाते हैं तो मौके पर लोग आ जाते हैं। इसके बाद भी फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और दोनों लाशों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ये लाशें किसकी है, यहाँ क्यों आए हैं। तो पता चलता है कि इस घटना स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है पथफेड़ा। पथफेड़ा में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम रमेश चंद्र है। उसी का बेटा है रोहित राजपूत, उम्र उसकी 26 साल है। और साथ ही एक किसान है जिसका नाम है रमेश, उसका बेटा मनोज राजपूत है जिसकी उम्र 23-24 साल का है। जो मनोज है वो डालचंद इंस्टीट्यूट से ITI की पढ़ाई कर रहा है। और रोहित राजपूत जिसकी उम्र 26 साल है, दरअसल वो रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर हाल ही उसकी पोस्टिंग हुई थी। घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चों कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, क्या मामला था, किसी से कोई दुश्मनी थी, क्यों मारा। पुलिस ने जब घर वालों से सवाल करना शुरू किया तो पता चलता है कि 21 मार्च 2025 की रात लगभग 8 बजे दोनों ही लड़के रोहित और मनोज दोनों घर से लालता खेड़ा गांव की तरफ निकले थे, और ये कहते हुए कि वहां पर जन्मदिन की पार्टी है, हम वहां पर जन्मदिन मनाकर जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन सूचना मिलते ही कि उनकी लाश की सूचना मिलती है। आखिरकार पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए सब भेजे तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि जो रोहित है उसकी गर्दन और उसकी कलाइयाँ काट दी गई थी।
जिसकी वजह से एक ही बार लगने से मौत हो जाती है। लेकिन मनोज को 20 से ज़्यादा वार किए जाते हैं, गहरे गहरे घाव दिए जाते हैं और उन गहरे घाव से पता चलता है कि बहुत बड़ी पुरानी रंजिश है। और इस रंजिश के कारण क्या, इसमें किससे रंजिश है, पुलिस ने जब घर वालों से पूछताछ करना शुरू किया तो घर परिवार वाले कुछ बता ही नहीं पा रहे थे और हंगामा खड़ा हो जाता है। परिवार वाले ये सब रखकर जब हंगामा किया तो आसपास के थानों की पुलिस भी बुला ली जाती है, विधायक पहुंच जाते हैं। विधायकों ने परिवार वालों को समझाने की तमाम कोशिशें की कि हम इस मामले की उचित जांच कराएंगे, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे, इसीलिए आप लोग हंगामा मत करो। लेकिन बात जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो वो मिलने का भरोसा दिलाते हैं कि मुलाकात करेंगे और आरोपियों को बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। तब जाके घर वाले शांत होते हैं। अब पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। पुलिस ने मनोज की और रोहित दोनों को ही कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद ये पता चलता है कि जो रोहित है उसकी कॉल डिटेल से कोई ऐसी बात सस्पेक्ट नहीं पाई गई थी। लेकिन मनोज की जो कॉल डिटेल थी, उस कॉल डिटेल से पता चलता है कि उस रात, जिस रात ये घर से निकले थे 21 मार्च 2025 की रात 8 बजे के आसपास, उससे पहले लगभग एक ही नंबर से 35 से ज़्यादा बार कॉल की गई थी। प्रयास किया गया था, बुलाने के लिए कॉल किया गया था। किसका नंबर था? जब पुलिस ने इस बात की पता निकालने की कोशिश की तो पता चलता है कि एक ही नंबर फर्जी पाई गई है। कार्ड पर फर्जी सिम है, फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके आधार पर लिया गया था। नंबर किसका था ये पता ही नहीं चल पा रहा था। घर वालों से पूछा गया तो घर वाले इस बारे में कुछ बता ही नहीं पाए और इस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पर बात होती थी और वो नंबर था मनोज राजपूत का, जिसका नंबर था। पुलिस सब इस नंबर के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है, कई घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद फिर से पुलिस ने सीडीआर को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो पता चलता है कि एक और नंबर है। कभी कभी फ़ोन आता है लेकिन जब भी बातचीत होती है तो बहुत सारी बातचीत होती है। आखिरकार पुलिस ने उस नंबर की जब पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि ईट गांव लगता है और एक ईट गांव की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम अंकिता उर्फ दीपिका होता है। पुलिस अंकिता उर्फ दीपिका से संपर्क में आती है, उससे बातचीत करती है। सख्ती से जब पूछताछ करती है तो कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि मनोज राजपूत कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था, कभी उसके साथ पढ़ा करता था, लेकिन 20 जून 2021 को उसकी शादी हो जाती है महेंद्र नाम के एक लड़के से। और महेंद्र नाम का जो लड़का होता है जो कि तेज किशन खेड़ा का निवासी होता है और उसकी 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर नौकरी लग जाती है। उसी सिपाही से इस अंकिता उर्फ दीपिका की शादी हो जाती है, जिसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन एक दिन अंकिता और दीपिका मेला गए हुए थे घूमने के लिए और मेले में आमने सामने टकरा जाता है जैसे ही मनोज से आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, दोनों एक बार फिर से एक होने की कोशिश करते हैं। पति तो रहता था ड्यूटी पर, पुलिस की ड्यूटी करता था और उसकी पोस्टिंग लगभग 135 से 40 किलोमीटर लखीमपुर खीरे में थी। फिलहाल उसकी पोस्टिंग लखीमपुर खीरे के पुलिस लाइन में चल रही थी और जब उसने नंबर आदान प्रदान हुआ तो दोनों की बातचीत शुरू हो गई और बातचीत को इस कदर शुरू हुई कि दोनों फिर से प्यार में पड़ जाते हैं। फिर से दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन जाते हैं और जब जब मौका मिलता है तो दोनों मुलाकात भी कर लेते हैं। ऐसी कुछ जानकारी मिलती भी है, ऐसा भी पता चलता है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध भी हो जाते हैं। और जब जब सिपाही अपने घर आता था तब तब उसकी पत्नी उदास हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन जब वो चला जाया करता था तब वो खुश हो जाया करती थी। इसी बात को देखते हुए
पति को थोड़ा शक हो जाता है और जैसे ही शक होता है तो 24 दिसंबर 2024 की बात है, वो कॉल डिटेल निकलवा आता है और अपनी पत्नी से वहाँ से पता चलता है कि 9 से बहुत सारी बातें होती है। अब इस बात का खुलासा होता है और वो अपनी पत्नी के पास जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी पोल पट्टी पूरी तरह से खुल चुकी है, तुम मनोज से बहुत सारी बातें करती हो, अब तुम्हें ये तो मनोज को या फिर मुझे यानी उसका पति महेंद्र को उसको चुनना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को चुनोगी तो सही होगा। अब जब पत्नी पर लगातार इस बात की दबाव पड़ती है तो पत्नी कहती है कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहूँगी। वो कहता है कि अगर पति के साथ रहना चाहोगी तो ये मोहब्बत है, ये सिम कार्ड है और ये मोबाइल है। अब तुम्हें आगे से सिर्फ इसी ही से ही बातचीत करनी होगी। इसके अलावा तुम मनोज से जब भी कभी बातचीत करोगी तो किसी जो पुराना नंबर था उसे कभी बार मत करना। और जब ये पति ने समझाया तो उसने कहा कि जब भी कभी मुझे बात करनी है तो इस नंबर से बात करूंगी। और जब इस तरह की बातचीत थी, क्योंकि उसने 2 सिम कार्ड लिए थे, दोनों सिम कार्ड या तो वो करेगी उससे बात या फिर प्रेमी से बात करेगी। अब जब भी प्रेमी से बात करेगी तो उस नंबर से और मुझसे बात करेगी तो इस नंबर से। वो दोनों फर्जी से मिलाए हुए थे, आपस में कनेक्ट एक्टिविटी जोड़ने की कोशिश की। वक्त आगे बढ़ जाता है और इसकी ड्यूटी लग जाती है अयोध्या में ड्यूटी करके, क्योंकि वो लखीमपुर की पुलिस लाइन में ड्यूटी थी और वहाँ से इसको अयोध्या भेज दिया जाता है और अयोध्या से इसको भेजा जाता है अब तुम घर जा सकते हो। यानी कि छुट्टी लेकर आया था 21 मार्च को, तभी इसने अपनी पत्नी से घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आखिरी बार मनोज को आमने सामने मिलाकर बातचीत करना चाहता हूँ। आखिरकार मैं देखना चाहता हूँ कि क्या बात है। कुछ नहीं कहेगा, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, बस एक बात तुम उसे बुला दो। मैं इसकी पत्नी अंकिता उर्फ दीपिका ने अपनी पत्नी को जिससे क्या वो बातचीत करती थी, नए नंबर से बातचीत करती थी, उससे फ़ोन करने के बाद कहा कि तुमसे बात करनी है, मिलना है, तो उसने बहाना बना दिया। इसके बाद उसने दोबारा फ़ोन किया, तिबारा फ़ोन किया, चौथी बार फ़ोन किया, पाँचवीं छठी, इस तरह से करते करते लगभग 35 बार उसने ट्राई किया। आखिरकार मनोज हार जाता है और मनोज कहता है कि ठीक है, तुम बताओ क्या बात है। कहाँ मिलना है तो एक जगह लगती है बरकताबाद में मिलने की जगह तय की जाती है और रात के 8 बजे के आसपास या उससे ज़्यादा कहते हैं कि मैं वहाँ मिलूँगी, तुम भी वहाँ पे आ जाना। और जब मनोज आता है तो मनोज अपने दोस्त रहीत से कहता है कि यार थोड़ी देर के लिए चले। घर वाले पूछने लगे तो कहने लगा कि पास का ही एक गांव है, वहां पर एक जन्मदिन की पार्टी है, वहां जा रहा हूं। जैसे ही वो बरकताबाद में पहुंचता है, वहां जाने के बाद वो उस महिला से मुलाकात करता है, बातचीत करता है और महिला उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब शायद कभी आगे नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर हम जो है इसका सिपाही का पति होता है और ये 3 और साथियों के साथ छुपा हुआ रहता है, दुबका हुआ रहता है। इसी बीच में उसको मौका मिल जाता है और जैसे ही बाइक लेकर निकला ही था कि वो घेर लेते हैं, उसके हाथ में कुछ धारदार हथियार होते हैं और वो ऐसे मारता है कि मोटरसाइकिल रुक जाती है। और फिर ये दोनों के साथ यानी कि रोहित और मनोज के साथ खूब जमकर मारपीट करते हैं। और जैसे ही रोहित और मनोज के साथ मारपीट कर रहे थे, मारपीट करते करते पत्नी बचाने के लिए आया करती थी, तो पत्नी के साथ भी इस तरह से हाथापाई किए जा रहे थे। ये बात बढ़ती चली जा रही थी और जब उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो सिपाही जो होता है वो एक धारदार हथियार से उसके
बाद में एक के बाद एक वार कर रहा था और करते-करते कब उसकी खुद की उँगली कट जाती है, उसको इस बात का पता ही नहीं चलता है। वो उँगली वहीं छूट जाती है और वो लगभग अपनी पत्नी की प्रेमी पर लंबा से ज़्यादा वार करता है। गंभीर चोटें देने के बाद उसकी गर्दन, उसकी कलाइयाँ अलग करने के बाद वहाँ से भाग ले तो जाता है, लेकिन कानून की नज़रों में कभी भाग नहीं सकता था। अब चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर जज हो या फिर कोई और हो, नेता हो, कोई भी कानून का उल्लंघन करने वाला ज़रूर पकड़ा जाता है। चाहे वो कितने भी छीना अंदाज से ये सब घटनाक्रम को अंजाम दे। हालाँकि उसने दिसंबर 2024 को ये प्लानिंग की थी और उसके बाद मौका पाया था 21 मार्च 2025 की रात उसने कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद वो आराम से ड्यूटी पर निकल जाता है और ये सोचकर कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो सिपाही भी पकड़ा जाता है, उसके साथ 3 और साथी होते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। और जो पत्नी होती है, जिस पत्नी का शादी से पहले भी अफेयर था और शादी के बाद भी वो अफेयर कर बैठती है, वो भी पकड़ी जाती है और 2 लोग की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। परिवार इसमें पूरी तरह से बर्बाद की कगार पर पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचता, दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। ईमानदारी की बुनियादी पर रखे गए रिश्ते कामयाब होते हैं, लेकिन यहाँ पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता रखा गया था उसमें बेईमानी हो गई थी। शुरू अंकिता शादी से पहले भी बेईमान कर रही थी और शादी के बाद भी उसने बेईमानी की और इस बात का पता जब पति को चला तो जाहिर सी बात है उसने कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, अपनी पत्नी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और 3 वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं था जो उसके साथ आए थे उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद है और 2 लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, शांत हो चुकी है। कभी वो वापस लौट कर नहीं आ सकते हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इसमें रोहित का कोई दोष नहीं था, उसका कोई कसूर नहीं था, उसको बेवजह मौत मिल जाती है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।